Hi guys, welcome back to our revision series. Myself CA Vikal Gupta. In this video we are covering SA 299 Joint Audit of Financial Statement. जब भी एक एंटिटी की ऑडिट दो या दो से ज्यादा ऑडिटर करते हैं तो वहां पे SA 299 एप्लीकेबल हो जाता है और हमें SA 299 का कंप्लायंस करना पड़ जाता है. The joint audit is an audit of financial statement of an entity by two or more auditor. तो हमें ऐसे 299 का कंप्लायंस करना पड़ता है. इसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें इंडिविजुअल की रेस्पॉन्सिबिलिटीज का पता लगे, जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज का पता लगे, एरिया ऑफ वर्क का पता लगे और कवरेज बाय ईच जॉइंट ऑडिटर का पता लगे, जिससे बाद में दोनों के बीच में डिफरेंस ना हो. बाद में ये ना हो कि ये इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये वर्क इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये दिक्कत ना हो. और इस पूरे ऑडिट को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा. एक तो एक ए जॉइंट ऑडिटर है, एक बी जॉइंट ऑडिटर है. ए का डिवीजन ऑफ वर्क क्या है? परचेज के रिगार्डिंग. बी का डिवीजन ऑफ वर्क क्या है? सेल्स के रिगार्डिंग. एंड दोनों का डिवीजन ऑफ कॉमन डिवीजन है इन्वेंट्री. ये आप एक एग्जांपल है. दोनों का कॉमन डिवीजन है इन्वेंट्री, मतलब दोनों ही रेस्पॉन्सिबल है इन्वेंट्री के रिगार्डिंग, परचेज के रिगार्डिंग ए और सेल्स के रिगार्डिंग बी. तो ये पॉइंट है, इसके रिगार्डिंग हम देख के चलेंगे और इसके बेसिस पर हम पूरा ऐसे को कवर कर देंगे. अब बात आती है ऑडिट प्लानिंग कैसे होगी, रिस्क असेसमेंट कैसे होगा, अलोकेशन ऑफ वर्क कैसे होगा इन केस ऑफ जॉइंट ऑडिटर. तो यहाँ पे सारे सेम टू सेम जो नॉर्मल ऑडिट प्लान होता है वैसे ही ऑडिट प्लानिंग होगी. बट यहाँ पे क्या होगा, जॉइंट ऑडिटर शैल जॉइंटली इस्टेब्लिश ओवरऑल ऑडिट प्लान. दोनों जॉइंट ऑडिटर ए बी और बी बी दोनों मिलकर जॉइंट स्ट्रेटेजी स्टेब्लिश करेंगे रिगार्डिंग स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान. जो आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, प्लान बनाओगे, वो दोनों मिलके ही बनाओगे. ऐसा नहीं कि ए ने बना लिया, बी ने अपना अलग बनाया. दोनों मिलके ही वो प्लान बनाएंगे. और ऑडिट प्लानिंग के अंदर क्या क्या आएगा, वो सारे बेसिक पॉइंट है जो हम नॉर्मल ऑडिट प्लान के अंदर देखते हैं, वही पॉइंट्स आएंगे. बस एक पॉइंट अलग है कि डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज क्या होगा वो डिस्कस होगा कि भाई मेरा परचेज डिपार्टमेंट, तेरा सेल्स डिपार्टमेंट. साथ साथ कॉमन ऑडिट एरियाज क्या होगा, लाइक इन्वेंट्री, तो वो क्या होगा वो डिस्कस होगा. साथ साथ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, ये सारे बेसिक है. नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रिसोर्स क्या होगा. साथ साथ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या होगी. ये सारे बेसिक पॉइंट है. बस इसमें एक अलग पॉइंट क्या है कि आइडेंटिफाई करेंगे डिवीजन ऑफ एरियाज एंड कॉमन ऑडिट एरियाज. ये तो हो गया हमारे ऑडिट प्लान से रिगार्डिंग, स्ट्रेटेजी से रिगार्डिंग. बट सर जब हम एंगेजमेंट लेटर साइन करते हैं, दोनों जॉइंट ऑडिटर एक एंगेजमेंट लेटर साइन करेंगे या दोनों अलग अलग अपना अपना एंगेजमेंट लेटर साइन करेंगे. तो यहाँ पे क्या बोला है, जॉइंट ऑडिटर शैल ऑब्टेन कॉमन एंगेजमेंट लेटर. यहां पे इंडिविजुअल एंगेजमेंट लेटर नहीं होगा, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है. कॉमन एंगेजमेंट लेटर होना चाहिए और कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर. मैनेजमेंट से जो आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हो वो भी कॉमन होनी चाहिए. ऐसे नहीं ए के पास अलग है, बी के पास अलग है, बी ने अपने हिसाब से मांगी, ए ने अपने हिसाब से मांगी, ऐसा नहीं होगा. साथ साथ आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड एलोकेशन ऑफ वर्क ऑफ जॉइंट ऑडिटर, जब आपने ऑडिट प्लान कर लिया, आपने स्ट्रेटेजी बना ली कि इतना एरिया ए करेगा, इतना एरिया बी करेगा, तो उसको साइन करके वर्क अलोकेशन डॉक्यूमेंट शैल बी साइन बाय द ऑल जॉइंट ऑडिटर एंड सेम शैल बी कम्युनिकेटेड टू टीसीडब्ल्यूजी. अगर आपने वर्क अलोकेशन डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करे तो आप जॉइंटली लाइबल हो जाओगे. आपको वर्क डॉक्यूमेंटेशन पे साइन करने पड़ेंगे, वर्क अलोकेशन डॉक्यूमेंटेशन पे, साथ साथ टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करने पड़ेगा. ये आपको ध्यान रखना है. एंड आरओआरएम नीड टू बी कंसीडर्ड एंड असेस्ड बाय ईच जॉइंट ऑडिटर. परचेज के रिगार्डिंग जो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट होगा वो कौन कंसीडर करेगा, ए. और जो सेल्स के रिगार्डिंग रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट होगा वो कौन कंसीडर करेगा, बी. तो आपको ध्यान रखना है, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट नीड टू बी कंसीडर्ड एंड असेस्ड बाय ईच जॉइंट ऑडिटर एंड कम्युनिकेट टू अदर जॉइंट ऑडिटर. अब परचेज और सेल्स है, दोनों में इंटरनल लिंक भी तो होती है. अगर परचेज में कोई मटेरियल स्टेटमेंट मिली तो क्या पता सेल्स में मटेरियल स्टेटमेंट हो, तो ए को क्या करना पड़ेगा, बी से कम्युनिकेट करना पड़ेगा. तो ये बेसिक पॉइंट थे जहां पे आपको एक पॉइंट याद रखना है कि कॉमन एंगेजमेंट लेटर, कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर होना चाहिए. फिर आता है रेस्पॉन्सिबिलिटीज के रिगार्डिंग. Responsibilities and coordination among joint auditor. In respect of audit work divided among joint auditors, each joint auditor shall be responsible for the work allocated to such joint auditor. अगर ए को परचेज के रिगार्डिंग कोई वर्क दिया है तो परचेज डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग जो भी रेस्पॉन्सिबल होगा वो ए होगा, बी रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा. बी तो ये अज्यूम करके भी चलेगा कि ए ने अपना वर्क एज पर ऐसे परफॉर्म करा है. तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ईच जॉइंट ऑडिटर इज अलाउड टू अज्यूम टू अदर जॉइंट ऑडिटर हैज परफॉर्म देयर वर्क एज पर ऐसे. इट इज नॉट नेसेसरी टू रिव्यू द वर्क परफॉर्म बाय अनदर जॉइंट ऑडिटर.
तो अगर ए को परचेज डिपार्टमेंट मिला है तो हम बी अज्यूम करके चलेगा कि ए ने एज पर ऐसे ही वर्क परफॉर्म करा है, और बी को रिव्यू करने की जरूरत नहीं है कि ए ने जो वर्क परफॉर्म करा है वो सही करा है नहीं करा। दोनों को अज्यूम करके चलना पड़ेगा, क्योंकि जो दोनों ऑडिटर है, कोई सुपीरियर नहीं, कोई जूनियर नहीं है, तो आपको दोनों को अज्यूम करके चलना पड़ेगा एक दूसरे ने अपना वर्क सही करा होगा। मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि वो उस वर्क के लिए वो ही रेस्पॉन्सिबल होगा, मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। फिर आएगा इट इज द इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच जॉइंट ऑडिटर टू इवेल्युएट द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑफ द वर्क अलोकेटेड टू हिम। ये मैंने आपको ऊपर ही बताया क्या, परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी इंटरनल कंट्रोल होंगे वो कौन इवेल्युएट करेगा, ए। उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, ए। बी के रिगार्डिंग कौन इवेल्युएट करेगा, बी। जहां पे सेल्स के रिगार्डिंग बी इवेल्युएट करेगा, और उसके रिगार्डिंग में रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, बी। तो दोनों के रिगार्डिंग इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल होंगे इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग भी। In case of joint auditor came across the matter which is relevant to the other joint auditor, अगर ए को कुछ ऐसा मैटर मिला परचेज में जो सेल्स से रिलेटेड है तो ए कम्युनिकेट करेगा बी से। वो भी कैसे कम्युनिकेट करेगा और कब कम्युनिकेट करेगा, इन राइटिंग में कम्युनिकेट करेगा प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट होने के बाद बता रहा है ए कि बी तेरे सेल्स में ये मिसस्टेटमेंट हो सकती थी जो मुझे परचेज डिपार्टमेंट में मिली, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ए को परचेज डिपार्टमेंट के अंदर सेल्स से रिलेटेड कोई गड़बड़ मिलती है तो ए कम्युनिकेट करेगा बी के साथ, वो भी रिटर्न में, वो भी प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन के पॉइंट थे जहां पे वो इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल होंगे रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ एरियाज, इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू ए ही रेस्पॉन्सिबल होगा इवेल्युएट करने से रिगार्डिंग, और दोनों को अज्यूम करके भी चलना पड़ेगा एक दूसरे ने अपना वर्क अच्छे से परफॉर्म करा है, एज पर ऐसे परफॉर्म करा है, कोई रिव्यू करने की नीड नहीं है। तो हमने इंडिविजुअल के रिगार्डिंग देखा। फिर आता है ऑल जॉइंट ऑडिटर शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल। ऐसे कौन से एरियाज है, ऐसे कौन से मैटर है जहां पे ए भी लाइबल होगा साथ साथ बी भी लाइबल होगा। ऑडिट वर्क नॉट डिवाइडेड अमंग जॉइंट ऑडिटर। इन्वेंट्री का वर्क ना ए में डिवाइड हुआ ना बी में डिवाइड हुआ, तो वो कहां पे गया, वो जॉइंटली लाइबल हो जाएंगे दोनों ऑडिटर की, दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इवेल्युएट करना। साथ में डिसीजन टेकन बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर। अगर दोनों ने डिसीजन लिया किसी एक मैटर पे तो दोनों ही रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, दोनों की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। अगर कोई एक मैटर था जो ए को मिला, उसने बी से डिस्कस करा और दोनों ने एग्री करा है उस मैटर पे, तो दोनों लायबल हो जाएंगे। मैटर विच आर बोट टू द नोटिस ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स बाय वन ऑफ देम विच देयर इज एन एग्रीमेंट अमोंग जॉइंट ऑडिटर। उनके बीच में फिर एग्रीमेंट हो गया तो वहां पे दोनों ही लायबल हो जाएंगे। एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई कर रही है एज पर रिलीवेंट रिक्वायरमेंट, तो वहां पे भी दोनों की लाइबिलिटी हो जाएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एएफआरएफ बनाए या रिलीवेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का कंप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा, वहां पे दोनों लायबल हो जाएंगे। ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाइज विद द रिलीवेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, वहां पे भी दोनों ही लायबल होंगे। ऑडिट रिपोर्ट में भी आपने रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का कंप्लाई करा नहीं करा, वहां पे भी दोनों लायबल होंगे। और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एएफआरएफ है या नहीं है, एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है या नहीं है, तो वहां पे भी दोनों लायबल हो जाएंगे। तो किस किस केस में ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे, जो ऑडिट वर्क नॉट डिवाइडेड, जहां पे ऑडिट वर्क डिवाइड नहीं हुआ कुछ ऐसा एरिया, तो वहां पे दोनों लायबल हो जाएंगे। जहां पे डिसीजन किसने लिया है, दोनों ने मिलकर लिया है, ए और बी ने, ऑल जॉइंट ऑडिटर ने मिलकर लिया है, वहां पे ज्वाइंटली लायबल हो जाएंगे। या फिर कोई ऐसा मैटर था जिसपे जो ए लेके गया बी के पास कि बी ऐसा मैटर है जहां पे दोनों ने एग्रीमेंट करा है, तो वहां पे दोनों लायबल हो जाएंगे। या फिर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी कंप्लाई कर रही नहीं कर रही रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का, वहां पे दोनों लायबल हो जाएंगे। ऑडिट रिपोर्ट ने कंप्लाई करा नहीं करा रिलेवेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का, वहां पे दोनों लायबल हो जाएंगे। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एज पर एएफआरएफ है या नहीं है, वहां पे दोनों लायबल हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है ये सारे पॉइंट। एंड यहाँ पे एक केस स्टडी बन सकती है, काफी इंपॉर्टेंट और काफी ट्रिकी केस स्टडी है ये, कि एक हमारे 3 ऑडिटर थे, ए बी सी, तीनों जॉइंट ऑडिटर थे। इन्वेंट्री के रिगार्डिंग एक इनकी कॉमन ऑडिट एरिया थे इन्वेंट्री, जहां पे कौन कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, ए बी, बी बी और सी बी। बट तीनों ने डिसाइड करा, इन्वेंट्री की 5 लोकेशन थी, तीनों ने डिसाइड करा 2 लोकेशन ए करेगा, 2 लोकेशन बी करेगा और 1 लोकेशन सी करेगा। तो यहां पे हमने ऑडिट रेस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर दी, कॉमन ऑडिट एरियाज में भी हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या करी, डिवाइड कर दी। तो सी के पास 1 ऑडिट एरियाज आया, सी के पास 1 इन्वेंट्री लोकेशन आई कि वहां पे वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, बट सी ने वो परफॉर्म ही नहीं करा। तो उस केस में क्या होगा, व्हाट इफ ए बी एंड सी आर जॉइंट ऑडिटर एग्री टू द वन पार्ट ऑफ कॉमन ऑडिट एरिया, वन पार्ट क्या है, इन्वेंट्री के लोकेशन पे कौन ऑडिट करेगा, एंड सी फेल्ड टू परफॉर्म, और सी ने वो परफॉर्म नहीं करा, सी वो फिजिकल वेरिफिकेशन करने नहीं गया उस लोकेशन पे, तो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसकी लायबिलिटी होगी। नॉर्मली स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि कॉमन ऑडिट एरियाज है तो यहाँ पे तो कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बट नहीं, ऐसा नहीं है।
In case of common audit areas, all joint auditor are responsible in respect of appropriateness of decision concerned. ये तो all joint auditor liable होंगे regarding the decisions, बट वहां पे क्या लिखा है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ दोस प्रोसीजर इज द इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सी को जो इन्वेंट्री लोकेशन मिली थी उसका जो एग्जीक्यूशन करना था, उसका जो फिजिकल वेरिफिकेशन करना था, उसके लिए लाइबल कौन होगा, ओनली एंड ओनली सी। वहां पे ए और बी लाइबल नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना। और ये काफी ट्रिकी केस स्टडी है। कॉमन ऑडिट एरियाज में नॉर्मली सारे जॉइंट ऑडिटर लाइबल होते हैं, बट उसके अंदर जब हमारे प्रॉपर एग्जीक्यूशन की बात आती है, वहां पे हमने डिस्कस करा कि सी को जाना चाहिए था उस इन्वेंटरी लोकेशन पे, सी नहीं गया तो वहां पे इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये तो हमने देखा कि जॉइंट ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, वहां पे ऑडिट प्लान क्या होगा, स्ट्रेटेजी क्या होगा। अब रिपोर्टिंग में आते हैं, रिपोर्टिंग कैसे होगी जॉइंट ऑडिटर्स के केस में। इनके केस में कॉमन ऑडिट रिपोर्ट इशू होगी। कॉमन ऑडिट रिपोर्ट, ऐसा नहीं ए अलग रिपोर्ट इशू कर रहा है, बी अलग रिपोर्ट इशू कर रहा है, सी अलग रिपोर्ट इशू कर रहा है, वो सर्कमस्टेंसेस में देखेंगे। बट नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली तीनों मिलके एक जॉइंट ऑडिटर रिपोर्ट देंगे। हाउएवर वेयर जॉइंट ऑडिटर आर इन डिसएग्रीमेंट, अगर ए बी सी तीन ऑडिटर हैं, ए और बी बोल रहे हैं यार हम तो अनमोडिफाइड देंगे, सी बोल रहा है मैं तो मॉडिफाइड दूंगा, दोनों के बीच में क्या हुआ, डिसएग्रीमेंट हुआ, रिपोर्ट के रिगार्डिंग डिसएग्रीमेंट हुआ। किसके रिगार्डिंग, ओपिनियन के रिगार्डिंग या कोई एनी अदर मैटर के रिगार्डिंग, तो जो ऑडिट रिपोर्ट में कवर होना चाहिए था, जरूरी नहीं ओपिनियन के रिगार्डिंग हो, कोई और मैटर जो ऑडिट रिपोर्ट में कवर होना चाहिए था उसके रिगार्डिंग डिसएग्रीमेंट हुआ, तो वहां पे सेपरेट रिपोर्ट इशू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में ए और बी कॉमन रिपोर्ट दे देंगे और सी सेपरेट रिपोर्ट दे देगा। अगर तीनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो तीनों अपनी सेपरेट रिपोर्ट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। A joint auditor is not bound by the view of majority, यहां पे सी बाउंड नहीं है कि ए और बी दोनों मिलकर अनमोडिफाइड दे रहे हैं तो मुझे भी अनमोडिफाइड देना पड़ेगा। यहां पे लिखा हुआ है इट इज नॉट बाउंड बाय द व्यू ऑफ मेजोरिटी। अगर आपको सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट देनी है आप सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट दे सकते हो अगर आप डिसएग्रीमेंट में हो। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहे हो, एक तो ए और बी मिलकर इशू करेंगे और एक सी मिलकर इशू करेंगे। ए और बी की जो रिपोर्ट है उसके अंदर आप रेफरेंस दोगे किसका, सी की रिपोर्ट का। Audit report issued by joint auditor shall make a reference to separate audit report। आप सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट का रेफरेंस दोगे, आप सी की ऑडिट रिपोर्ट का रेफरेंस दोगे किसमें, जो कॉमन ऑडिट रिपोर्ट है, जहां पे जो ए और बी दोनों ने मिलकर रिपोर्ट इशू करी है उसमें सी की ऑडिट रिपोर्ट का भी रेफरेंस जाएगा। साथ साथ जो सी की रिपोर्ट होगी उसमें भी रेफरेंस जाएगा किसके रिगार्डिंग, ए और बी की रिपोर्ट के रिगार्डिंग। दोनों आपस में एक दूसरे के रिपोर्ट का रेफरेंस देंगे जिससे जो यूजर्स है उसको पता लगे कि यहाँ इसके अलावा भी एक और रिपोर्ट है, तो दोनों आपस में रेफरेंस देंगे एक दूसरे के रिपोर्ट के। ये रेफरेंस देंगे कहाँ पे, अदर मैटर पैराग्राफ में, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो वो मैटर डिस्क्लोज नहीं होगा, तो वो मैटर कहाँ पे आप अदर मैटर पैराग्राफ में डिस्क्लोज करोगे, अदर मैटर पैराग्राफ में रेफरेंस दोगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू पॉइंट के लिए इजी है। एक तो आप एक दूसरे की ऑडिट रिपोर्ट अपने ऑडिट रिपोर्ट में रेफरेंस दोगे, साथ साथ कहां पे दोगे, अदर मैटर पैराग्राफ में। तो यहां पे हमने ऐसे 200 सीरीज ही कंप्लीट कर ली पूरी यहां तक, और ऐसे 299 को हमने काफी अच्छे से कवर करा है यहां पे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, सो थैंक यू गाइस।